आप सभी का डाउटनेट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं किसकी? मानव जनन की, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्या? पुरुष जनन तंत्र, जिसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या? वृषण हम लोगों ने पढ़ लिया था, सहायक नलिका पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था, फिर हमने स्टार्ट किया था क्या? सहायक ग्रंथियां बता दिया था, लेकिन उनको डिटेल में पढ़ना था, और आखिरी भाग रह गया था शिशन। तो आज हम खत्म करने वाले हैं क्या बेटा जी? पुरुष जनन तंत्र आज पढ़ेंगे और इसको आज हम करेंगे खत्म। लास्ट में लेकर आऊंगा क्विज और फिर दूंगा मैं आपको होमवर्क। ठीक है, चलें आगे। तो क्या क्या पढ़ चुके? देखिए, नर जनन तंत्र मैंने आपको बताया था 4 चीजों से बना हुआ है, जिसमें हम लोगों ने वृषण जो है ये पढ़ लिए, है ना। उसके बाद हम लोगों ने वृषण की आंतरिक संरचना देख ली थी, सब पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने सहायक नलिकाएं जो थी अंदर वो भी पढ़ ली थी। याद आ रही है? वृषण जालिका, याद आ रही है? शुक्र वाहिकाएं, याद आ रही है? अधिवृषण, याद आ रहा है? शुक्र वाहक, पढ़ लिया था। फिर हम बात कर रहे थे किसकी बेटा जी? यहां पर हमारी सहायक ग्रंथियों की। हमें किसकी बात करनी थी बेटा? सहायक ग्रंथियों की, है ना। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सहायक ग्रंथियों के बारे में बताया था, याद करिएगा। मैंने आपको बोला था 3 सहायक ग्रंथियां थी। कौन कौन सी? शुक्राशय पहली, दूसरी कौन सी? प्रोस्टेट, ठीक है, और तीसरी जिसको हम काउपर या बल्बो यूरेथ्रल या कंद मूत्र पथ ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 3 जो ग्रंथियां थी इनको हम बोलते हैं सहायक ग्रंथियां। ठीक है, और ये सहायक ग्रंथियां जो हैं ये कुछ ना कुछ तरल निकालती हैं, और मैंने आपको बताया था उस तरल को हम क्या बोलते हैं? शुक्रीय प्लाज्मा, याद आ रहा है। और उसी तरल के अंदर शुक्राणु तैरते हैं। जब शुक्राणु इन ग्रंथियों द्वारा निकाले गए शुक्रीय प्लाज्मा तरल में आ जाते हैं तो वो जो तरल होता है उसे हम बोलते हैं वीर्य। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी? ये जो ग्रंथियां हैं इनसे जो तरल निकलेगा कितना प्रतिशत निकलेगा और उस तरल में क्या मिलेगा वो हम बात करने वाले हैं। चलें आगे। आइए बेटा, सबसे पहली कौन सी ग्रंथि पढ़ने वाले हैं? जरा सोचिए। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? शुक्राशय, फिर पढ़ेंगे क्या? प्रोस्टेट, और फिर पढ़ेंगे काउपर या बल्बो यूरेथ्रल या कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ठीक है, आइए बेटा जी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सी बेटा जी? यहां पर शुक्राशय, जिसे हम सेमिनल, वेसाइकल या वेसिकल भी बोलते हैं। ठीक है, अब 3 ग्रंथियों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रंथि है वो ये वाली है, 3 में से सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या क्या बिंदु याद रखने? अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो कृपया करके साथ साथ लिखते भी जाइएगा। बिंदु दर बिंदु याद रखनी है। सबसे पहला बिंदु, ये कहां पर मिलती है? ठीक है, तो याद रखना है आपने, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये जो संरचना है ये क्या थी? मूत्राशय, जिसमें मूत्र आकर इकट्ठा होता है। ठीक है, तो ये मूत्राशय के पीछे मिलती है। जैसे ये अगर मूत्राशय होएगा तो मूत्राशय के पीछे की तरफ मिलेंगी कौन बेटा जी? आपकी कौन? शुक्राशय। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु याद रखना है, ये भूलना नहीं है। कहां पर मिल रहे हैं बेटा? मूत्राशय के पीछे, मूत्राशय के पीछे मिलती है। सिंपल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे। नेक्स्ट दूसरा बिंदु, ये जो ग्रंथियां जो होती हैं क्या ये जोड़ी के रूप में होती हैं या अकेली होती हैं? एक होती है या एक जोड़ी के रूप में होती है? तो याद रखना ये एक जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, भूल मत जाइएगा, एक जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। ये सिंपल दिख रही है आपको, एक ये है फर्स्ट और एक ये सेकंड। कितनी है बेटा जी? जोड़ी के रूप में, एक यहां एक यहां। ठीक है,
क्लियर है ये वाली चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन? हमने सिंपल से दो ही तो पॉइंट देखे हैं, दो ही बिंदु कहां पर मिल रही है, मूत्राशय थोड़ा सा पीछे की तरफ मिल रही है, ठीक है, और एक जोड़ी के रूप में मिल रही है। यहां तक चीज समझ में आ गई, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब तीसरा बिंदु, बेटा जरा सोचिए, इन ग्रंथियों से कुछ नलिका निकली थी और वो नलिका किसके साथ जुड़ रही थी, शुक्र वाहक के साथ। याद आ रहा है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, कि यहां पर ये जो शुक्राशय है दिख रहा है, एक ये भी शुक्राशय है दिख रहा है, ये दोनों शुक्राशय से ग्रंथियों से नलिकाएं जुड़ रही हैं। कौन सी, ये शुक्रवाहक, ये दिखाई दे रहा है, ये कौन आ रहा है, शुक्रवाहक। याद करिए पिछले लेक्चर में भी बताया था, शुक्रवाहक से जुड़ती हैं कौन, शुक्राशय ग्रंथियों की नलिकाएं, और मिलकर क्या बनाती हैं, एक कॉमन, एक समान नलिका जिसका नाम था स्खलन नलिका। याद आ रहा है, लिख देता हूं, इन ग्रंथियों की, लिखते जाइएगा, इन ग्रंथियों की नलिका शुक्रवाहक के साथ मिलकर स्खलन नलिका का निर्माण करती है। ठीक है, स्खलन नलिका को बेटा जी इंग्लिश में बोला जाता है, याद रख लेना कहीं अगर ये वर्ड मिल जाए, इजैक्यूलेटरी डक्ट। याद रखना क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट। बताएं, क्या ये सिंपल से 3 बिंदु समझ में आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं था? अब इसके बाद और इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, देखिए यहां पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 3 बिंदुओं में से ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो लेकिन याद जरूर रखना डायग्राम से, हमेशा डायग्राम जरूर बनाया करें। ठीक है, चौथा बिंदु ध्यान से सुनना बेटा जी, इन ग्रंथियों से एक तरल निकल रहा है, एक स्त्राव निकल रहा है। ठीक है, वो स्त्राव क्षारीय होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, वो स्त्राव कितना प्रतिशत वीर्य का निर्माण करता है, ये तीसरा। चौथा बिंदु मैं आपको एक साथ बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और लिख लेना बेटा जी। इनका स्त्राव, किनका स्त्राव, इन ग्रंथियों का जो स्त्राव जो निकलेगा, जो तरल निकालेंगी ये ग्रंथियां, यानी इनका स्त्राव हल्का पीला, क्षारीय, ब्रैकेट में मैं पीएच मान लिख देता हूं 7.4। पीएच कितना होता है, 7.4, यानी कैसा होएगा, क्षारीय होएगा। यानी इनका स्त्राव कैसा होता है, हल्का पीला होता है, वो उसका पीएच मान कितना होता है, क्षारीय होता है। जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, जो वीर्य का या वीर्य में शुक्रिय प्लाज्मा का, किसका, शुक्रिय प्लाज्मा या वीर्य का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, जरूर याद रखना बेटा जी आपने, लगभग 60% भाग बनाता है। ठीक है, तो बेटा जी मैंने आपको यहां पर सिंपल से 4 बिंदु बताए, जिसमें से चौथा बिंदु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। यहां पर क्या हमने देखिए, अभी तक शुक्राशय में क्या क्या बिंदु बात कर लिया, देखिएगा। सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूं, कहां पर होती है ये ग्रंथियां, हमने देखा ये जो मूत्राशय है, इसके जैसे मैं सामने खड़ा हूं, अब सामने खड़ा हूं तो मूत्राशय जो होएगा उसके पीछे की तरफ होएगी, तो कैसे दिखाऊं, तो ये डायग्राम ऐसे है, मैं उल्टा खड़ा हूं तो मेरा जो मूत्राशय होएगा उस मूत्राशय के पीछे की तरफ है, यानी ये डायग्राम उल्टा तरफ है, आपकी तरफ है। इस तरीके से मैं खड़ा हूं तो उस तरीके से ये शुक्राशय आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो किसके, मूत्राशय के पीछे मिलती है, कौन बेटा जी, ये शुक्राशय ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। ठीक है, एक जोड़ी होती है, जोड़ीदार होती है ये। ठीक है,
नेक्स्ट, इन ग्रंथियों से जो नलिका निकल रही थी, यानी शुक्राशय ग्रंथि से जो नलिका निकल रही थी, वो किसके साथ जुड़ रही थी? शुक्रवाहक के साथ, और मिलकर क्या बनाई थी? स्खलन नलिका, जिसको हम इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। ये हमने पढ़ा। और चौथा बिंदु जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इन ग्रंथियों से जो तरल निकल रहा है, जो स्त्राव जो निकल रहा है, वो शुक्रीय प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग बना रहा है, या वीर्य का कितना प्रतिशत भाग बना रहा है? 60% भाग बना रहा है। और ये तरल जो निकलेगा हल्का पीला होएगा, बहुत मामूली सा हल्का सा पीला होएगा और क्षारीय होएगा, पीएच उसका 7.4। ये हमने सिंपल सी बात करी, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे चल रहे हैं, अभी शुक्राशय खत्म नहीं हुआ। कितने बिंदु हो गए बेटा जी? 4। आइए पांचवा बिंदु और आखिरी बिंदु। आप पूछेंगे सर ये जो शुक्राशय ग्रंथि से जो 60% भाग निकला है, जो वीर्य का या शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण करेगा, इस तरल में, इस स्त्राव में मिलता क्या है? आएगा ना मन में प्रश्न, आएगा ना कि सर इस स्त्राव में होता क्या है? तो ध्यान से सुनना, शुक्राशय स्त्राव में क्या क्या मिलता है? आप ध्यान से सुनो, शुक्राशय स्त्राव में क्या क्या मिलता है, ध्यान से लिखते जाइएगा बेटा। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रक्टोज, या फ्रक्टोज भी बोल देते हैं इसको, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होती है जानते हैं? ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये क्या होती है? एक शर्करा होती है, ठीक है, जो फलों में मिलती है, फल में मिलती है, याद रखना, इसे हम फल शर्करा भी बोलते हैं, भूल मत जाइएगा, फल शर्करा होती है। कौन बेटा जी? ये आपकी फ्रक्टोज, जो फल आप खाते हैं उसमें एक शुगर मिलती है, शर्करा मिलती है, जिसका नाम होता है फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज शर्करा किस में मिल रही है? वीर्य में मिल रही है, ये शुक्रीय प्लाज्मा में मिल रही है। और कौन निकाल रहा है? सोचिए, शुक्राशय निकाल रहा है, यानी शुक्राशय ने जो स्त्रावित किया है तरल, उसमें फ्रक्टोज शर्करा मिल रही है। अब आप बोलेंगे सर इसका कार्य क्या है, पूछेंगे ना, तो बेटा जी इसका कार्य, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है। ये कार्य क्या करेगी? सीधी सी बात है, पोषण देगी। भाई हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, क्या मिलता है? पोषण मिलता है। तो जरा सोचिए, ये शर्करा किसको पोषण देगी? ये शर्करा किस में मिल रही है? वीर्य में। वीर्य में कोई कोशिका है? शुक्राणु, यानी ये फ्रक्टोज किसको पोषण देगी? सीधा सीधा शुक्राणु को पोषण मिलेगा। किससे? इस शर्करा से, याद रखना, ठीक है। एक तो इसका ये कार्य है। दूसरा, इस फ्रक्टोज का ना उपयोग लिया जाता है। अब ये हमारी बुक्स में नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं किसमें, ध्यान से सुनना। इस फ्रक्टोज का उपयोग लिया जाएगा, ध्यान से सुनना, किसमें? फॉरेंसिक टेस्ट में। आप बोलेंगे किसके फॉरेंसिक टेस्ट में? अगर किसी लड़की के साथ, किसी स्त्री के साथ रेप होता है, अगर किसी स्त्री के साथ रेप होता है, जबरदस्ती रेप किया जाता है, तो उस कंडीशन में ये पता लगाना कि वाकई उस स्त्री के साथ या उस लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में जब टेस्ट किया जाएगा, फॉरेंसिक टेस्ट किया जाएगा, तो वहां पर पता लगाया जाएगा किसका? फ्रक्टोज का। अब आप बोलेंगे कैसे? ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। देखिए बेटा, मादा जो होती है ना, स्त्री जो होती है, उसके जनन पथ में, ध्यान से शब्दों को सुनना, एक स्त्री का जो जनन पथ जो होता है, जनन पथ, ठीक है, उस पूरे जनन पथ में कहीं भी फ्रक्टोज नहीं मिलता। क्या बोला मैंने? स्त्री के जनन पथ में कहीं भी फ्रक्टोज नहीं मिलता। अब जरा सोचिए, एक नर ने जबरदस्ती एक मादा के साथ रेप किया। अब जब वो रेप करेगा तो उस समय उसके शिशन से वीर्य निकलकर उस मादा की योनि में, यानी उस मादा के जनन पथ में आ जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, रेप करेगा तो आ जाएगा ना, क्या? वीर्य आ जाएगा। और अगर वीर्य आ गया, इट मीन्स वीर्य में क्या मिल रहा है? फ्रक्टोज, जो मादा के जनन पथ में नहीं मिलता। अब जरा सोचिए, एक सामान्य मादा जिसके जनन पथ में, योनि में क्या नहीं मिलता? फ्रक्टोज नहीं मिलता,
ठीक है। लेकिन एक मादा जिसके साथ रेप हुआ, उसके जनन पथ में, उसके योनि भाग में जब एक नर ने अपने शिशन से जबरदस्ती रेप किया, तो वीर्य उसका वहां पर क्या हो जाएगा, स्रावित हो जाएगा। उस केस में उस मादा का जब टेस्ट होएगा और उसमें अगर आ गया क्या रेप हुआ है कि नहीं हुआ, कैसे पता लगाएंगे? अगर फ्रक्टोज मिल गया, इट मींस उस लड़की के साथ, उस स्त्री के साथ क्या हुआ है, रेप हुआ है। तो याद रखना, फ्रक्टोज को यूज में लिया जाता है टेस्ट में पता लगाने के लिए, फॉरेंसिक टेस्ट में, कि उस मादा उस स्त्री के साथ रेप हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया? तो दो चीजें याद रखना, पोषण देता है शुक्राणु को और इसका यूज लिया जाता है फॉरेंसिक टेस्ट में रेप का पता लगाने के लिए कि रेप हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आ गया? तो ये बेटा जी हमारा पहला भाग, या मैं बोलूंगा पहला पदार्थ जो शुक्राशय के स्राव में मिल रहा था, कौन? फ्रक्टोज। दूसरा और क्या मिलता है बेटा? कैल्शियम। याद रखना क्या मिलता है? कैल्शियम। याद रखना, तो कैल्शियम मिल गया, फ्रक्टोज मिल गया, एक हार्मोन भी याद रखना, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तीन चीजें आपने याद रखनी है। क्या क्या बेटा? ध्यान से सुनिएगा, तीन चीजें याद रखनी है आपने। सबसे पहले देखिए, किसमें तीन चीजें, ये जो शुक्राशय से जो स्राव निकल रहा है उसमें तीन चीजें याद रखनी है। फ्रक्टोज मैंने आपको बता दिया, पोषण देगा शुक्राणु को, न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है, आहार मिल रहा है एक तरीके से। फॉरेंसिक टेस्ट में रेप हुआ है कि नहीं हुआ पता लगाने के लिए फ्रक्टोज को यूज में लिया जाएगा, ठीक है। और क्या मिल रहा था इस स्राव में? कैल्शियम भी मिल रहा है और एक हार्मोन मिल रहा है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब आप बोलेंगे सर ये कैल्शियम तो चलो ठीक है, फ्रक्टोज भी ठीक है, ये आपका एक खनिज है जो चाहिए किसको? गति कराने के लिए। किसको? शुक्राणु को गति कराने के लिए क्या चाहिए होगा? कैल्शियम चाहिए होगा, ठीक है। हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन का कार्य क्या होगा? इसका कार्य समझ में आ गया। इसका कार्य समझ में आ गया कि कैल्शियम जो है वो दृढ़ता भी देता है, दृढ़ता, आकार बनाए रखता है और शुक्राणु को हिलने में सहायता करेगा। कौन? कैल्शियम। ये क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? अब जरा ध्यान से सुनना बेटा जी, समझना, समझने की बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। अगर पहले कभी आपने मादा जनन पथ या आपकी बुक्स में मादा जनन तंत्र का डायग्राम दिया होता है, ठीक है, उस डायग्राम में आप देखेंगे कि मादा जनन तंत्र जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से कीप आकार का होता है, ठीक है। गर्भाशय होता है और इस तरीके से फैलोपियन नलिका होती है, आप में से कईयों ने देखा होगा, और लास्ट में नीचे होती है योनि, ठीक है। अब नर जो होता है, ध्यान से सुनना, एक नर जो होता है अपने वीर्य को अपने शरीर से त्यागता है और मादा के शरीर में स्थानांतरित कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या बताया था? याद करिए, वीर्य सेचन, ठीक है। अब जरा सोचिए, वीर्य यहां पर आ गया, यहां पर एकत्रित होता जा रहा है। अब जरा सोचिए, इस वीर्य में शुक्राणु है और इस वीर्य को कहां पहुंचना है? यहां पहुंचना है। यहां मैं बोलूंगा शुक्राणु को कहां पहुंचना है? इस जगह पर पहुंचना है, क्योंकि यहां पर अंडाणु बैठा है। अब ये वीर्य ऊपर कैसे गति करे? इस वीर्य के, ये वीर्य ऊपर कैसे आएगा? पूछेंगे ना आप, पूछेंगे ना। अब एक काम करें, अगर आपके पास कोई कागज रखा है, कागज, कोई पन्ना रखा है, पन्ना, उसको लीजिए, उस पन्ने को इस तरीके से, पन्ना होगा, उस पन्ने को लीजिए, पन्ने को फोल्ड करिए और फोल्ड कर इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, घुमा लीजिए, और घुमाने के बाद जरा सोचिए, यहां पर नीचे कोई पदार्थ है, ये पदार्थ ऊपर कब आएगा? जब मैं नीचे से जकड़ूंगा ऊपर आएगा, और निचोड़ूंगा या सिकुड़ेगा, इस पन्ने को क्या करूंगा मैं? कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। ये जब पन्ना सिकुड़ेगा तो ये पदार्थ ऊपर आएगा, और सिकुड़ेगा और ऊपर आएगा, और सिकुड़ेगा और ऊपर आएगा। ऐसे सिकुड़ते पदार्थ कहां आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। तो कहने वाली बात थी क्या कि यहां पर ये वीर्य ऊपर कैसे आएगा? जब ये जो गर्भाशय है ना, गर्भाशय, इस गर्भाशय की भित्तियां क्या होंगी? सिकुड़ेंगी, तो ये वीर्य ऊपर की तरफ आएगा। अब इस गर्भाशय को सिकोड़ने के लिए, गर्भाशय को सिकुड़ने के लिए उत्तरदायी होता है कौन?
प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं। एक नर ने मादा जनन पथ में वीर्य सेचित कर दिया, वीर्य सेचन कर दिया। अब वीर्य यहाँ पर इकट्ठा है, उस वीर्य में कौन सा हार्मोन है? प्रोस्टाग्लैंडिन। वो हार्मोन जो इस वीर्य में यहाँ पर है, वो यहाँ की भित्तियों को प्रेरित करेगा। क्या? सिकुड़ो। जब ये सिकुड़ेंगी भित्तियां तो वीर्य ऊपर आएगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर आएगा, और आते आते कहां पहुंच जाएंगे शुक्राणु? किसमें? फैलोपियन नलिका यानी अंडवाहिनी में। तो कहने वाली बात जो थी, इतना हालांकि कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना, प्रोस्टाग्लैंडिन का कार्य क्या होता है बेटा जी? गर्भाशय की भित्तियों को सिकोड़ना, ठीक है, उनमें संकुचन करना। किसमें? गर्भाशय की भित्ति में संकुचन करना, जिससे वीर्य कहां पहुंच जाएगा? अंडवाहिनी में या फैलोपियन नलिका में। समझ में आ गया? क्लियर है? ये लिख लीजिए, प्रोस्टाग्लैंडिन का कार्य, ये गर्भाशय भित्ति में संकुचन पैदा करता है। क्यों करता है? ताकि वीर्य फैलोपियन नलिका में पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हमने कुल मिलाकर 3 पदार्थ देखे हैं बच्चों, फ्रक्टोज, कैल्शियम और एक हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन। ये तीनों चीजें याद रखनी है जो किसके स्त्राव में थे? शुक्राशय के स्त्राव में थे। इसी के साथ हमने खत्म कर दी है कौन सी ग्रंथि बेटा जी? ये हमारी शुक्राशय। ठीक है, अब शुक्राशय के बाद दूसरी कौन सी आ रही है? जरा सोचिए, पहली कौन सी पढ़ी हमने? शुक्राशय। अब दूसरी कौन सी आएगी? प्रोस्टेट यानी पुरस्थ। अब ये पढ़ने वाले हैं। शुक्राशय में क्या पढ़ा है? बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा जी यहां पर किसकी बात करेंगे? हमारी दूसरी ग्रंथि, जिसका नाम क्या है बेटा जी? पुरस्थ या प्रोस्टेट। ठीक है, अब प्रोस्टेट में बहुत सिंपल सी चीजें याद रखनी है, बहुत सिंपल सी। पहला बिंदु आपने जो याद रखना है प्रोस्टेट का, ध्यान से सुनना। पहला बिंदु, क्या ये शुक्राशय के नीचे मिल रही है? हाँ, ये दिखाई दे रहा है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा था शुक्राशय के नीचे कौन मिल रही है? आपकी प्रोस्टेट मिल रही है। ठीक है, या मैं ये भी लिख सकता हूं, ये किसके आधार पर मिल रही है? देखिए जरा, क्या ये ध्यान से देखना, क्या ये आपको ध्यान से देखिएगा, क्या ये प्रोस्टेट आपको ये वाली मूत्राशय के आधार पर दिख रही है या नहीं दिख रही है? किसके आधार पर? मूत्राशय। तो ये भी लिख सकते हैं आप, क्या कि ये मूत्राशय के आधार पर मिलती है। पहला बिंदु। ठीक है, दूसरा, क्या ये भी जोड़ी के रूप में होती है? आप बोलेंगे हाँ सर जोड़ी दिख रही थी हमें, देखिए 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 देखिए। आप बोलेंगे सर ये जोड़ी दिख रही है, ये जोड़ी नहीं है बेटा, ये पूरी एक ग्रंथि है, एक। आप बोलेंगे सर ये तो जोड़ी दिख रही है। अब जरा सोचिए, ये मान लो ये आपको एक पेन दिखाई दे रहा है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ का जो पूरा पंजा जो है, हाथ का पंजा, ठीक है ठीक है। अब ये जो हथेली है ना, मेरी हथेली, ये एक है ना, एक। अब जरा सोचिए, इस हथेली को अगर मैं सामने से देखूं, सामने से आपको मेरी हथेली 2 भागों में बंटती हुई दिखाई दे रही है, एक इधर वाली और एक इधर वाली। क्यों? क्योंकि सामने आ गया पेन, है तो कितनी? एक, लेकिन सामने आ गया पेन। बस वही चीज है, क्या ये ग्रंथि जो है ना वो पूरी एक है, एक है, लेकिन जब हम पीछे से देख रहे हैं तो ऐसी लग रही है क्या कि ये भी है और ये भी है, जोड़ी के रूप में नहीं, जोड़ी के रूप में नहीं है, ये एक ही है, याद रखना। ठीक है, तो बेटा जी आपने याद रखना है, पुरोस्थ या प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये एकल ग्रंथि होती है। कैसी
सी ग्रंथि होती है बच्चे? एकल ग्रंथि होती है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट। अब बेटा ये भी तो स्त्राव निकालेगी, जैसे शुक्राशय ने स्त्राव निकाला, ये भी तो स्त्राव निकालेगी। तो याद रखना ये लगभग वीर्य का या शुक्रीय प्लाज्मा का 25% भाग बनाती है। कितना भाग बना रही है? 25% भाग बना रही है। किसका? वीर्य का। और वीर्य में पर्टिकुलरली किसका? शुक्रीय प्लाज्मा का। वीर्य में किसका? शुक्रीय प्लाज्मा का, क्योंकि वीर्य किससे बना हो? शुक्रीय प्लाज्मा, तरल से और शुक्राणु से। तो वो जो तरल है ना शुक्रीय प्लाज्मा, उसका 25% भाग बना रही है। कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि। सिंपल। चलिए, और क्या याद रखना है इसमें? चौथा बिंदु, वीर्य जो होता है उसका रंग जो होता है वो दूधिया रंग होता है, यानी सफेद रंग का होता है। ठीक है, और उसमें ना गंध आती है, एक विशेष प्रकार की गंध आती है। तो वो जो गंध होती है और वो जो दूधियेपन जो होता है, ठीक है, सफेद रंग जो होता है और विशेष प्रकार की जो गंध होती है, वो किस स्त्राव के कारण होती है? तो याद रखना प्रोस्टेट ग्रंथि के स्त्राव के कारण होती है। तो याद रखना इनका स्त्राव दूधिये यानी सफेद रंग का होता, दूधिये एवं गंध युक्त होता है। याद रखना है आपने। ठीक है, कैसा होता है बेटा? दूधिये होता है और गंध युक्त होता है, यानी सफेद रंग का होता है और उसमें विशेष प्रकार की गंध आती है। किसमें? इनके स्त्राव में, जिससे वीर्य जो होता है वो कैसा होता है? गंध युक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट। कितने बिंदु हो गए हैं? 4। आखिरी बिंदु, अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसे ही उसमें भी बताया था, लेकिन आपने उसमें बताया था कि उनके स्त्राव में क्या मिल रहा था। अब आप पूछेंगे सर इनका जो ये 25% भाग बना रहे हैं, इनके स्त्राव में क्या मिल रहा है? पूछेंगे ना। तो बेटा जी इनके स्त्राव में एंजाइम मिलते हैं। याद रखना क्या मिलते हैं? एंजाइम मिलते हैं। अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं जो इनके स्त्राव में मिलते हैं। सिंपल। ये थी हमारी कौन सी ग्रंथि बेटा? प्रोस्टेट ग्रंथि। इसमें बस ये सामान्य 5 बिंदु याद रखने आपने। सिंपल। चलें आगे। आखिरी तीसरी कौन सी है? बल्बो यूरिथ्रल। ठीक है, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया है काउपर, या एक और नाम कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखना है। थोड़ा अटपटा सा नाम है, याद हो जाएगा आराम से। बल्बो यूरिथ्रल या काउपर या कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ठीक है, अब ये जो है ध्यान से सुनना, इनमें भी बिंदु याद रखना है। सबसे पहला क्या? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? डायग्राम दिखाऊं वापस से? फिर देख लीजिए, वापस से देखिए। इस पूरे यहाँ पर ये जो 3 ग्रंथियां, तीनों ग्रंथियों में से सबसे छोटी ग्रंथि आपको ये देखिए, ये छोटी सी यहाँ पर 2 दिख रही है, 2 दिख रही है। समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे सर ये 2 है कि ये 1 है? ये 2 है, यानी ये जोड़ीदार है, ये जोड़ी के रूप में है, सबसे छोटी है। ठीक है, और कहां पर मिल रही है? मिल रही है, सीधी सी बात है, सबसे ऊपर शुक्राशय, फिर प्रोस्टेट, फिर आपकी काउपर। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या बिंदु याद रखने? सबसे पहला बिंदु ये सबसे छोटी सहायक ग्रंथि, सबसे छोटी सहायक ग्रंथि है कौन बेटा जी? आपकी ये काउपर। ठीक है,
कैसी है बेटा ये भी? एक जोड़ी है। एक जोड़ी के रूप में मिल रही हैं। कौन बेटा जी? हमारी काउपर ग्रंथि। ठीक है, अब बस इतना सा। अब जरा सोचिए कितना प्रतिशत भाग बनाएंगे। 60 उसने बनाया, 25 उसने बनाया, कितना हो गया? लगभग 85% भाग हो गया। तो लगभग कितना? 10 से 15%, या मैं सीधा सीधा बोलूंगा लगभग 15% भाग बनाती है। अब इतना तो कॉमन सेंस लगा लीजिए, किसका 15% भाग बना रही है? शुक्रिय प्लाज्मा का या वीर्य के? वीर्य में शुक्रिय प्लाज्मा का 15% भाग बनाती है। लिखूं? इतना तो समझ में आ गया होगा, इतनी देर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आखिरी चीज आप बोलेंगे, ये जो लगभग 15% भाग बनाया है इसमें क्या मिलता है? तो बेटा जी इस 15% भाग में मिलता है इनके स्त्राव में मुख्य रूप से क्या मिलता है? श्लेष्मा मिलती है। क्या बोला हमने? क्या मिल रही है? श्लेष्मा मिल रही है। अब श्लेष्मा क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है। श्लेष्मा क्या होती है? जैसे हमारी थूक होती है ना, थूक हमारी लार होती है ना, एक प्रकार की श्लेष्मा, एक चिपचिपा पदार्थ है ये। ठीक है, तो क्या मिल रही है बेटा? श्लेष्मा मिलती है। अब आप बोलेंगे सर इस श्लेष्मा का कार्य क्या है, या मैं बोलूंगा इस ग्रंथि से जो तरल निकलेगा उसका कार्य क्या है। यानी हम आखिरी बिंदु पढ़ेंगे इनका कार्य। क्या पढ़ने वाले बेटा जी? इनका कार्य जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। किसका कार्य पढ़ने वाले हैं? बल्बोयूरेथ्रल का। पढ़ने से पहले एक बार डायग्राम को वापस से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखना बेटा, इस डायग्राम को जरा गौर से देखिए और सोच समझकर मुझे बताएं। यहां से आ रहा है शुक्राणु, शुक्रवाह क्या लेकर आ रही है? शुक्राणु। इन 3 ग्रंथियों ने क्या निकाला? एक तरल। ये तरल यहां से आ रहा है, किस में आ रहा है? मूत्र मार्ग में आ रहा है। क्या है ये? मूत्र मार्ग। इसमें आ रहा है, ये तरल आ रहा है जिसमें शुक्राणु भी मिक्स है, यानी वीर्य, सीमन, वीर्य यहां से आ रहा है। किससे आ रहा है? मूत्र मार्ग से। अब जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। ये जो मूत्र मार्ग है ना, मूत्र मार्ग, ध्यान से सुनना, ये जो मूत्र मार्ग है, इसी मूत्र मार्ग से मूत्र भी आता है। इसी मूत्र मार्ग से मूत्र भी आता है। यानी एक नर जो होता है वो अपना मूत्र जो उत्सर्जित करने वाला शरीर से, वो यहां से आ रहा है। किससे? मूत्र मार्ग से। और इसी मूत्र मार्ग से वीर्य भी आ रहा है। ठीक है ना? अब बेटा वीर्य जो होता है, वीर्य जो होता है उसके अंदर शुक्राणुओं को हमेशा क्षारीय माध्यम चाहिए होता है। कैसा माध्यम? क्षारीय। अगर अम्लीय माध्यम मिलेगा तो वो मर जाएंगे। कौन? शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। तो वीर्य कैसा होता है? क्षारीय। लेकिन मूत्र जो होता है ना, मूत्र, वो हल्का सा अम्लीय होता है। हल्का सा कैसा होता है? अम्लीय होता है। कौन बेटा? मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, मूत्र है कैसा? अम्लीय। और ये तरल कैसा होता है? क्षारीय। अब थोड़ा सोचिए, यहां से जब मूत्र निकलेगा तो अगर हल्का सा मूत्र अंदर रह गया, मूत्र की बूंदें अंदर रह गई हैं, ठीक है, तो जरा सोचिए उसके बाद अगर यहां से वीर्य निकलेगा, मूत्र निकाल दिया, थोड़ा बहुत मूत्र की बूंदें अंदर रह गई हैं। अब जरा सोचिए निकालने के बाद, मूत्र निकालने के बाद जब बूंदें यहां रह जाएंगी, उसके बाद में जब वीर्य आएगा तो वीर्य को कैसा माध्यम मिलेगा अंदर यहां पर मूत्र मार्ग में? आप बोलेंगे सर अम्लीय माध्यम मिलेगा। और अम्लीय माध्यम अगर मिला वीर्य को तो वीर्य के शुक्राणु हो जाएंगे नष्ट। अरे बाबा, अब तो याद रखना ये जो पथ जो होता है ना, ये पथ, मूत्र मार्ग का जो पथ जो होता है, इस पथ को ध्यान से सुनना, इस पथ को, ये जो पथ जो यहां पर मूत्र मार्ग का है, इस पथ को
क्षारीय बनाए रखने के लिए, क्या बोला मैंने, क्षारीय बनाए रखने के लिए, यानी अम्लता को खत्म करने का कार्य कौन करती हैं, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। यानी ये बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि से जो श्लेष्मा निकल रही है ना, वो क्या करेगी, जो मूत्र के कारण अम्लता पैदा हुई थी उसको करेगी खत्म। क्या बोला, मूत्र के कारण जो अम्लता पैदा हुई थी उसको करेगी खत्म। कौन, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का स्त्राव, पहला बिंदु। दूसरा, ये स्त्राव जो होता है ये कहाँ निकल रहा है, जरा सोचिए, मूत्र मार्ग में निकल रहा है। मूत्र मार्ग से क्या निकल रहा है, बाहर की तरफ हल्का सा क्या निकल रहा है, श्लेष्मा निकल रहा है। अब ये श्लेष्मा जो होता है या ये बल्बो यूरिथ्रल का जो स्त्राव जो होता है, ये चिकनाहट देता है किसको, इस शिशन को, मैथुन प्रक्रिया के दौरान। क्या बोला कि ये जो शिशन जो है, जो बाह्य जननेंद्रिय है नर की, इसका उपयोग करता है एक नर मैथुन के दौरान, इस जननेंद्रिय को इंसर्ट करता है, डालता है कहां पर, मादा जनन पथ में। तो वो जो प्रक्रिया जो होती है ना मैथुन की, उस टाइम इस शिशन को चिकनाहट दी जाएगी, इसको लुब्रिकेट किया जाएगा, किसके द्वारा, एक स्त्राव के द्वारा, जो किसने निकाला है, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि ने। तो सीधा सीधा हम बोलेंगे यहां पर कार्य किसका, इनका, किसका, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि के स्त्राव का कार्य क्या हुआ, मूत्र मार्ग में अम्लीयता को नष्ट करना। अम्लता किसके कारण हो रही थी, मूत्र के द्वारा, ठीक है, पहला। दूसरा, मैथुन के दौरान शिशन को चिकनाहट देना या मैथुन प्रक्रिया को सुगम बनाना। मैथुन प्रक्रिया को सुगम बनाना। अब जिनको नहीं आया समझ में, सुगम बनाना मतलब कहीं ना कहीं मैथुन प्रक्रिया आराम से हो सके, दिक्कत ना आए, शिशन को चिकनाहट दे दी है ताकि वो आराम से प्रत्यास्थित हो जाए या आराम से मादा जनन पथ में चला जाए, चिकनाहट मिल जाए किसको, शिशन को। वो कौन कर रहा है, इनका तरल कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हमारी 3 ग्रंथियां खत्म हुई हैं बेटा, जिनको हमने बोला है सहायक ग्रंथियां। अब इसके बाद जो आखिरी संरचना आ रही है किसकी बेटा, नर जनन तंत्र की, वो है क्या, शिशन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, शिशन, जो कौन है आप सीधा सीधा जानते हैं, ये नर बाह्य जननेंद्रिय है। क्या है बेटा जी, नर बाह्य जननेंद्रिय होती है। अब इस शिशन में जो ये नर बाह्य जननेंद्रिय है, इसमें थोड़ी बहुत चीजें हमें पढ़नी है और उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से होता है शिशन। इस शिशन में क्या क्या चीजें याद करनी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, ये नर बाह्य जननेंद्रिय है। दूसरा बिंदु बेटा, ये एक मांसपेशीय संरचना है, या मैं बोलूंगा शिशन में मांसपेशियां मिलती हैं। ध्यान से सुनना, क्या मिलती है इसमें, मांसपेशियां मिलती हैं, ठीक है। अब जरा सोचिए, मांसपेशियां मिलती हैं तो मांसपेशियां, जरा सोचिए, मेरा हाथ इस तरीके से था, ऐसे है मेरा ये हाथ, क्या मैं अपने हाथ को इस तरीके से सीधा कर सकता हूं? जरा सोचिए किसके कारण हुआ, मांसपेशियों के कारण हुआ ना। मांसपेशियां मिल रही है नहीं मिल रही है, बाइसेप्स मांसपेशियां होती है, ट्राइसेप्स मांसपेशियां होती है, ये मांसपेशियों के कारण कहीं ना कहीं खिंचाव आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो शिशन जो होता है, याद रखना, जिसको हम पेनिस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जो एक बाह्य जननेंद्रिय थी जिसमें मांसपेशियां मिल रही है, जो एक उत्थानशील, ठीक है, या उद्घर्षण या उठान, इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्टाइल संरचना है। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि शिशन
जब सुप्त अवस्था में होता है, सुप्त अवस्था में होता है यानी निष्क्रिय अवस्था में होता है, जब मैथुन नहीं होता है तो ये सुप्त अवस्था में होता है, ठीक है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैथुन प्रक्रिया होएगी तो ये शिशन जो होता है ये प्रचंड अवस्था में आ जाता है, इसमें उठान हो जाता है या इसमें उद्घर्षण हो जाता है या ये उत्थान हो जाता है, प्रचंड अवस्था में आ जाता है। यानी क्यों? क्योंकि इसमें मिल रही हैं क्या? मांसपेशियां, जो इनमें पैदा करेंगी खिंचाव, ठीक है। अब वो मांसपेशियां कौन सी होती है? याद रखना 2 प्रकार की होती हैं, एक का नाम है स्पंजी पिंड और एक का नाम है सुघे पिंड। 2 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, याद रखना, स्पंजी पिंड और सुघे पिंड। 2 प्रकार की क्या है बेटा? ये भी मांसपेशी है और ये भी क्या है? मांसपेशी है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश के वर्ड बता देता हूं, लेकिन इतना डीप में अगर जा सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, अगर छोड़ने हैं ये वर्ड तो छोड़ दीजिएगा। मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि याद करो, इसको याद करो, अगर याद हो जाते हैं, नॉलेज मिल रही है, याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। क्या कि नर बाह्य जननेंद्री शिशन पेनिस एक उत्थानशील संरचना है जो मैथुन प्रक्रिया के दौरान इरेक्ट हो जाती है, उठान पैदा हो जाता है, प्रचंड अवस्था में आ जाती है ये संरचना। क्यों? क्योंकि इसमें मिल रही है मांसपेशियां 2 प्रकार की, स्पंजी पिंड और सुघे पिंड। ये क्या है? मांसपेशियां हैं, ठीक है। अब ये जो मांसपेशियां हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं बता देता हूं, कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस स्पोंजियोसम स्पंजी पिंड और कॉर्पोरा केवर्नोसा। कॉर्पोरा केवर्नोसा, कॉर्पोरा केवर्नोसा, कॉर्पस स्पोंजियोसम, सुघे पिंड और स्पंजी पिंड, ये है मांसपेशीय या मांसपेशियां मसल्स हैं जो किसमें मिल रही है बेटा जी? शिशन में मिल रही है। सिंपल सा था। चले, इतना सा बिंदु समझ में आ गया। 2 बिंदु। तीसरा बिंदु जो आपने याद रखना है इस शिशन में, वो ये याद रखना है, इस शिशन का बिल्कुल शीर्ष वाला भाग, ये शीर्ष वाला भाग कुछ फूला हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ फूला हुआ दिखाई दे रहा है। इस फूले हुए भाग को, ये जो फूला हुआ भाग जो होता है शिशन का, ध्यान से सुनना, शिशन का अंतिम भाग जो होता है फूला हुआ होता है। कैसा होता है? फूला हुआ होता है, जिसे याद रखना, जिसे शिशन मुंड बोलते हैं। याद रखना, जिसे हम क्या बोलते हैं? शिशन मुंड बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं बेटा जी? शिशन मुंड बोलते हैं। और ये शिशन मुंड को ध्यान से सुनना, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लांस पेनिस। तो अगर ये वर्ड कहीं दिख जाए ग्लांस पेनिस, तो याद रखना ग्लांस पेनिस कौन होता है बेटा जी? शिशन मुंड। क्या होता है? शिशन का अंतिम टिप जो होती है, सिरा जो होता है, जो फूला हुआ भाग जो होता है, उसे हम बोलते हैं शिशन मुंड, ठीक है। आखिरी चीज जो आपने याद रखनी है शिशन में, ध्यान से सुनना, ये जो शिशन मुंड जो होता है, ये एक पतली सी झिल्ली से या पतले से आवरण से ढका रहता है। नाम दिख रहा है आपको? क्या? अग्रत्वचा, या तो इसको अग्रत्वचा बोलते हैं, और क्या नाम देते हैं मैं लिख देता हूं यहां पर। शिशन मुंड एक पतले आवरण से, ध्यान से सुनना, पतले आवरण से ढका रहता है। जिसे याद रखना, जिसे अग्रछद, जिसे हम क्या बोलते हैं? या तो अग्रछद या अग्रत्वचा, ठीक है, जिसे हम या तो अग्रछद या अग्रत्वचा बोलते हैं।
आप पूछेंगे सर इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो भी वर्ड में बता देता हूं। इंग्लिश में बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन या प्रिप्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिप्यूस। तो इंग्लिश में बोलते हैं फोर स्किन या प्रिप्यूस, हिंदी में बोलते हैं अग्रछद या अग्रत्वचा। यानी ये अग्रछद या अग्रत्वचा एक पतला सा आवरण था जो कहां पर मिल रहा था? शिशन मुंड पर मिल रहा था। मैथुन प्रक्रिया के दौरान ये हट जाता है, मैथुन प्रक्रिया के दौरान ये हट जाता है। ठीक है, तो ये बेटा जी हमने सिंपल सा पढ़ा है किसके बारे में? शिशन के बारे में, जो एक नर बाह्य जननेंद्रिय है। अब सीधी सी बात है, संभोग प्रक्रिया के दौरान जब ये प्रचंड अवस्था में आएगा, इनकी मांसपेशियों में संकुचन होएगा। आप बोलेंगे कैसे होएगा? इन मांसपेशियों में रक्त नलिकाएं होती हैं। ध्यान से सुनना, इनकी मांसपेशियों में, ये जो मांसपेशियां है ना, इन मांसपेशियों में रक्त नलिकाएं होती हैं और इन रक्त नलिकाओं में आता है ब्लड, इन रक्त नलिकाओं में आता है रक्त, जिससे ये फूल जाती हैं। जब ये मांसपेशियां फूलेंगी तो ये प्रचंड अवस्था में आ जाएगा, और जब ये प्रचंड अवस्था में जाएगा तो नर संभोग या मैथुन प्रक्रिया के दौरान अपने इस शिशन का इस्तेमाल करके अपने वीर्य को शरीर से त्याग देगा। किसमें? मादा योनि में या मादा जनन पथ में। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा जी? याद रखना, वीर्य सेचन कहलाएगी। ये इसी के साथ हम लोगों ने खत्म किया है ये पूरा का पूरा हमारा क्या? पुरुष जनन तंत्र। अब एक बार फटाफट आज क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज करा देता हूं जरा जल्दी से। बेटा जी आज हम लोगों ने बात करी है किसकी? सहायक ग्रंथियों की, 3 सहायक ग्रंथियों की, और नर बाह्य जननेंद्रिय यानी शिशन की। 3 सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी थी? सबसे पहले शुक्राशय, फिर प्रोस्टेट, फिर बल्बोयूरेथ्रल। शुक्राशय सबसे इंपॉर्टेंट 60% भाग बना रही थी, जिसमें फ्रक्टोज था, जिसको हम रेप के केस में भी यूज में ले रहे थे, जो शुक्राणु को पोषण दे रहा था। फ्रक्टोज कैल्शियम था और प्रोस्टाग्लैंडिन था। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करा रहा था? गर्भाशय भित्ति में संकुचन करा रहा था, जिससे वीर्य ऊपर की तरफ चढ़ेगा और किसमें पहुंच जाएगा? फैलोपियन नलिका। ये हमने पढ़ा शुक्राशय का स्त्राव। फिर हमने बात करी प्रोस्टेट का स्त्राव। ये लगभग 25% भाग बना रहा था, जिसमें मिल रहे थे एंजाइम मिल रहे थे। ठीक है, इस 25% भाग में जिसमें एंजाइम मिल रहे थे, ये एक दूधीय स्त्राव निकाल रहा था और एक गंध युक्त स्त्राव निकाल रहा था। ये हमने प्रोस्टेट पढ़ा। फिर बल्बोयूरेथ्रल सिंपल 15% भाग बना रही थी, जो क्या कर रही थी? इससे निकल रहा था क्या? श्लेष्मा, जो अम्लता को खत्म कर रहा था। और अम्लता किसके कारण हो रही थी? मूत्र के कारण। क्यों? क्योंकि मूत्र मार्ग वही पथ है जिससे मूत्र भी आ रहा है और वीर्य भी आ रहा है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, सुगम बनाने के लिए संभोग प्रक्रिया को, ये मैथुन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए वीर्य जो था उसको चिकनाहट दे रही थी क्या? श्लेष्मा, जो किससे निकली थी? बल्बोयूरेथ्रल से। ये हमने 3 ग्रंथियां पढ़ी। लास्ट में हमने शिशन पढ़ा है। नर बाह्य जननेंद्रिय थी, मांसपेशियों से बनी हुई थी। एक सुगय पिंड था, एक स्पंजी पिंड था। इनमें रक्त जब आएगा तो प्रचंड अवस्था में हो जाएगा, इसलिए उत्थानशील संरचना है। ये हमने पढ़ लिया है क्या? शिशन। इसी के साथ खत्म हुआ है क्या? नर जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र। समय हुआ है किस चीज का बेटा जी? आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की साझी अंत्यवाहिका है, यानी उस वाहिका का नाम बताना है, उस नली का नाम बताना है, उस नलिका का नाम बताना है जहां से मूत्र और जहां से वीर्य दोनों पास हो रहे थे। क्योंकि मूत्र अगर पास होएगा तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है, और वीर्य अगर पास होएगा तो जनन तंत्र का भाग है। सोचिए, पहला ऑप्शन मूत्र मार्ग, दूसरा मूत्रवाहिनी, तीसरा शुक्रवाहक, चौथा शुक्रवाहिका। सोचिए वो कौन सा पथ था जहां से मूत्र और वीर्य दोनों पास हो रहे थे? चलिए दूसरा प्रश्न बेटा जी यहां पर, निम्नलिखित में से किसके स्त्राव में फ्रक्टोज है, कैल्शियम है और कुछ एंजाइम मिल रहे हैं? ये किस स्त्राव में मिलते हैं? किसके स्त्राव में मिल रहे थे ये पदार्थ? नर सहायक ग्रंथियों में, यकृत में, अग्नाशय रस में या लार ग्रंथियों में? कौन सा रस था या कौन सा स्त्राव था, कौन सा तरल था जिसमें ये पदार्थ मिल रहे थे? फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये किस में मिल रहे थे? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत सिंपल से ये क्वेश्चन थे। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न था कि मानव में जनन और मूत्र। अब देखिए, मूत्र जहां से पास हो रहा था वो क्या था? मूत्र मार्ग।
और इसी मूत्र मार्ग से वीर्य हो रहा था और वीर्य जनन से संबंधित है। तो जनन पथ और उत्सर्जन पथ नर में, मेरे शब्दों को लिख लेना, जनन पथ और उत्सर्जन पथ सेम है, एक ही पथ है जिससे जनन पदार्थ भी जाएगा और उत्सर्जी पदार्थ मूत्र भी जाएगा, और उस पथ का नाम क्या था? मूत्र मार्ग। करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट। ठीक है। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा स्त्राव है जिसमें फ्रक्टोज है, कैल्शियम है और एंजाइम मिल रहे हैं? किसमें मिल रहे हैं? सीधी सी बात है भैया, नर सहायक ग्रंथियां जो थी, इनसे जो स्त्राव बना था शुक्रिय प्लाज्मा, उसमें ये सारी चीजें मिल रही थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। मेरे ख्याल से आज जिन्होंने लास्ट तक क्लास अटेंड करी है, सारी चीजें समझ में आई होंगी और क्विज के सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। ठीक है, समय हो गया बेटा जी इस होमवर्क का, जरूर करने। ज्यादा प्रश्न नहीं देता हूं, मात्र 3 प्रश्न दिए हैं। हैबिट बना लीजिए प्रश्नों को हल करने की, कॉपी बना लीजिए, रोज प्रश्न किया करो, रोज। ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होएगा उसमें हम बात करेंगे, जरा सोचिए, किसकी? मादा जनन तंत्र की, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, मादा जनन तंत्र की बात करेंगे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।